हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन बोलते किसे हैं यहाँ पर। केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फॉर वन एंड मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कोई सी भी रिएक्शन हो उसके अंदर यदि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, तो अपन उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस ने जब रिएक्ट किया तो क्या बना है? वाटर का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया उसने। अब इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है? गैसियस फॉर्म के अंदर है। हाइड्रोजन भी क्या है? गैसियस फॉर्म के अंदर है। और ये किस में बना अपना? लिक्विड। इस वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज देखने तो अपन पूरी तरीके से ऑक्सीजन की तरह भी नहीं लगा ना हाइड्रोजन की तरह उसकी प्रॉपर्टीज ले, कुछ अलग ही नया फॉर्मेशन हुआ, इसलिए उसको बोलेंगे अपन केमिकल चेंजेस बोलेंगे। तो इसी को सिंबलिक रूप में अपन को रिप्रेजेंट करना, उसे बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे? केमिकल इक्वेशन। अब इसमें अपन को ये चीज याद रखनी पड़ती है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स का मतलब ये होता है केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उन्हें बोलते हैं अपन रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसे? रिएक्टेंट। और पार्टिसिपेट करने के बाद जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है उसे अपन बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं उसे? अपन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में। इन दोनों ने रिएक्शन करी तो इन्हें बोलेंगे अपन रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसे? रिएक्टेंट। The substance which participate in chemical reaction is called reactant। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किसने किया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने किया, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से बोलेंगे द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन अकर होने के बाद कौन सा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ उसे कौन बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। तो समझ गए इसमें अंदर कोई से भी इक्वेशन दे तो आप बता सकते हो कि रिएक्टेंट कौन होगा, प्रोडक्ट्स कौन होंगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल्स के रूप में अपन देखें तो कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर अपन देखो कोई सी भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिपीट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दूध से दही का जमना, कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? केमिकल रिएक्शन के। जैसे मैंने कहा एक पेपर है, इस पेपर को मैंने काट दिया। क्या कर दिया? कैंची से कट कर दिया। कट करने के बाद वो फॉर्म बन गए। अब इसको यदि अपन देखें तो आपको क्या लग रहा है? पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आया क्या? पेपर तो पेपर ही था, पेपर ही रहा, कुछ आया क्या? कुछ नहीं आया। तो ये केमिकल रिएक्शन इसके अंदर नहीं हुई, केमिकल रिएक्शन इसके अंदर नहीं हुई है। लेकिन इसी को यदि मैं बर्न कर दूं, क्या कर दूं? बर्न कर दूं, और बर्न करने के बाद क्या बनेगी? ऐश बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऐश बन जाएगी। अब क्या इससे मैं वापस से पेपर को फॉर्मेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्या? नहीं कर सकता हूँ। तो बर्न करने पर क्या बन रहा है? ऐश का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन आ रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस बोलेंगे इसको। इसके अंदर क्या हुआ? पेपर का कोई केमिकल चेंजेस हुआ नहीं इसके अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? फिजिकल चेंज।
तो दो प्रकार के चेंजेस है जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपने डिस्कस भी किए थे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस होते हैं इनरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं सॉरी, केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस। तो पहला है फिजिकल चेंजेस, दूसरा है केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दो प्रकार के चेंजेस भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो अपनी पुरानी अवस्था में, पुरानी स्टेज के अंदर वापस से आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई से, इसको यदि मैं गर्म करूं, टेम्परेचर उसको दूं तो किस में बदल जाएगा वो, वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और वाटर को यदि वापस से फ्रिज करूंगा तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेस कहलाता है। लेकिन केमिकल चेंजेस एक ही डायरेक्शन में हमेशा होता है, उसको अपन वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई सी भी केमिकल इक्वेशन होगी तो उसके अंदर उसके चेंजेस, स्टेज में अंदर चेंजेस हो जाएगा। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में क्या करा, रिएक्ट करा और वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और बना क्या, वाटर, जो कि किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। चेंज इन कलर में भी हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, उसके चेंजेस टेम्परेचर के अंदर भी हो सकता है। इन्वॉल्व ऑफ गैस, यानी उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैसेस भी निकल सकती है। तो ये सारे चेंजेस केमिकल रिएक्शन में मैक्सिममली देखा जाता है। अब इस चीज को देखो आप कि केमिकल रिएक्शन के अंदर अपन किस चीज को क्या क्या कहते हैं। देखो, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है इसके पीछे। तो देखो, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि इनको कहाँ लिखा है अपन, लेफ्ट हैंड साइड में। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, अभी बताया था मैंने। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करने के बाद क्या बनाती है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, वो रिलीज करती है, ऊपर की ओर निकल जाती है। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड अपन हमेशा क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे लिखते हैं अपन हमेशा प्रोडक्ट को लिखा जाता है। अब या तो अपन जो लिखे ये रिएक्शन के लिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन करी और क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस हुई, या फिर इसको क्या करें, सिंबॉलिक रूप में अपन रिप्रेजेंट कर दें कि जिंक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जिंक को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, Zn, किसके रूप में लिखा जाता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, H2SO4, और दोनों ने रिएक्ट करी तो क्या बना, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सिंबॉलिक रूप क्या दिया है, जिंक ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन को H2 गैस के रूप में बनने लिख दिया। तो ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखना है, ये तो वर्ड्स में लिखा है, और उसको किसके रूप में लिखना है, सिंबॉलिक रूप में लिखना है। क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जो लिखते हैं अपन, उसके बारे में देखो क्या क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी represented by the chemical equation in involve use of the symbolic of elements, chemical formula of reactant and product with the means of a physical state। यानी कोई सी भी केमिकल रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में उसका प्रोडक्ट का जो नाम है, चाहे रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट्स हो, उसको अपन सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रूप में करते हैं अपन, सिंबॉलिक रूप में, और उसको अपन फिजिकल स्टेज को भी अपन इसके अंदर शो कराया जाता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है, जिंक है, तो ये किसके अंदर, सॉलिड स्टेज में पाया जाता है, तो एस लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड में पाया जाता है, तो इसको लिक्विड स्टेज में लिख दिया, क्योंकि तीन स्टेज है,
या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। H2SO को H2 बनेगा वो किसके फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में लिखा जाता है। इट नेसेस फिर अपन नेक्स्ट देखो द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर catalyzed should be written arrow between the reactant and products। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर यदि किसी रिएक्टेंट ने कैटलाइज ने पार्टिसिपेट किया है तो उसको अपन एरो के ऊपर लिखा जाता है। इसके ऊपर लिखा जाता है, एरो के ऊपर लिखा जाता है कैटलाइज। अब देखो मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिगिंस को जब अपन बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चलेगा, क्योंकि कोई सी भी वस्तु होगी, कोई सा भी सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होगा, बर्न होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब अपन को दूसरी चीज याद रखनी है, केमिकल इक्वेशन हो गई। अब केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है कि कितने रिएक्टेंट्स ने भाग लिया और कितने रिएक्टेंट्स ने प्रोड्यूस हुए, उनके लिए उनके सबके लिए अपन को वो लिखना पड़ता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो इसके अंदर गौर करेंगे तो मैग्नीशियम का एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, इसके कितने हैं, एक है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के तो एक है और ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल कितना है, एक ही है। लेकिन यहाँ पार्टिसिपेट 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक ही। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे किसी पाइप के अंदर यदि अपन 1 लीटर यदि वाटर को डाले तो यहाँ निकलेगा भी क्या, 1 लीटर ही तो निकलेगा यार, 1 लीटर ही निकलेगा। इसीलिए अपन को दोनों रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, फॉर्म्ड होने चाहिए। अब इसके लिए अपन कर क्या सकते हैं, इसके अंदर अपन मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन को कुछ नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। जैसे कि मैग्नीशियम, अब सबसे पहले इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अपन को एक ही चीज याद रखो, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके हैं, मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 2। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। अब इधर आ जाओ, इधर ऑक्सीजन का कितना है, 1 ही है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 को इसके आगे लिख देंगे। क्या करेंगे, 2 को इसके आगे लिख देंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। कभी भी कोई सा भी जो नंबर्स लिखेंगे अपन वो हमेशा कहाँ रखने के लिए, आगे रखेंगे। अब में ऑक्सीजन के तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2। और यहाँ कितने पार्टिसिपेट किया, 1 ने किया, तो इसको भी 2 कर देंगे, ये भी पढ़ने 2 कर देंगे। यानी 2 मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम react with oxygen 2 molecules and form 2 molecules of magnesium oxide। क्लियर, यानी कोई से भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसके जो मोल्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे और एक रिएक्शन ले लेते हैं अपन जिसको अपन सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे कि यही वाली रिएक्शन देखो, जो कि अपने जंग लगती है आयरन के ऊपर, उसकी रिएक्शन देखो, फेरस और वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, एक ऑक्साइड बनाया और H2 का मॉलिक्यूल्स बनाया। अब इसके अंदर देखो आप सबसे पहले फेरस के रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल है, एक ही है, एक ही एटम। इधर देखो तो कितने हैं, 3। अब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब अपन को 3 करने पड़ेंगे, तो रिएक्टेंट में 3 करते हैं, तो इसको पहले अपन यहाँ पे 3 लिख देंगे। सेटिस्फाइड हो गया भाई, 3 मॉलिक्यूल्स फेरस के और यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए, फेरिक के हो गए। अब देखो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को देखो, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हैं, H2 2 मॉलिक्यूल्स और वहाँ पे भी H2।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को बचा क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं, और 4 कितने हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ दिख रहे हो 4, और यहाँ कितने हैं 1 ही है। तो इसका मतलब अपन को दोनों को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे अपन, वहाँ 4 है तो यहाँ पे भी क्या होने चाहिए, 4 होने चाहिए, नहीं चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने हैं 4 ही मॉलिक्यूल्स हैं, बरोबर हो गए। अब वापस से सब चीज़ों को देखो, फेरस के 3 मॉलिक्यूल्स, इधर भी फेरस के, बरोबर है। नेक्स्ट आ जाओ, हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 2 जा 8, और यहाँ कितने हाइड्रोजन के 2 है। अब 2 को 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 2 जा 8 हो गए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए दोनों के बराबर हो गए, इक्वल हो गए। अब ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन के कितने हुए 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 4 है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। जितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया उतने ही मात्रा में क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स अपन को प्राप्त हुए। तो ये क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहलाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार से अपन को सारी की सारी केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अब इसने हिट एंड ट्रायल के थ्रू किया था, जो प्रोसेस मैंने बताई है वो इसकी बेसिक प्रोसेस है। अब आता है अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना नेसेसरी, उसे बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे अपन उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाना चाहिए, वो सिंगल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा सिंगल होगा। ये तीनों रिएक्शन के अंदर कुछ चीज डिनोट करो। रिएक्टेंट कितने हैं 1 2, प्रोडक्ट कितने हैं 1, इधर रिएक्टेंट कितने हैं 1 2, और प्रोडक्ट कितने हैं 1, क्योंकि एरो की से जो भी राइट हैंड साइड होते हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। इसके अंदर देखो 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने हैं 1। तो तीनों रिएक्शंस के अंदर अपन ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स हमेशा क्या है, सिंगल फॉर्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या, 2 और मोर रिएक्टेंट participate in chemical reaction and form a single product is called combination reaction। क्या बोलेंगे इसको, combination reaction। अब जैसे इसको एग्जांपल के रूप में बोलो, जैसे A एक रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट प्लस C रिएक्टेंट, और इसने फॉर्म किया एक D। A कोई भी हो सकता है, B C, तीनों ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या क्या D बनाया। D क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो इसी को अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म होना चाहिए। एग्जांपल के रूप में A प्लस B रिएक्ट करा और C का फॉर्मेशन किया, तो भी ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही फॉर्मूला है। ये वाली चीज इसी को अपन इसमें देख लो, A ये मान लो, B ये मान लो, तो C ये का फॉर्मेशन हुआ, A B और C, A B C। यानी टोटल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। कोई सी भी रिएक्शन हो
उसके अंदर यदि एनर्जी रिलीज हो रही है तो अपन उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते समय उसमें से क्या निकले? एनर्जी रिलीज हुए, उसी को बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, जब अपन वॉल पेंट कराते हैं, चूना कराते हैं अपने वॉल के ऊपर, तो उसमें क्या होता है? चूना डाल दिया अपन ने, चूना डालने के बाद उसके अंदर वाटर डालते हैं, वाटर डालते हैं तो उसके बाद कुछ देर बाद देखोगे तो वो जिसके अंदर कंटेनर के अंदर अपन डाला है तो उसके अंदर से बुलबुले निकलने लग जाते हैं, इतना हीट हो जाता है वो, इतना हीट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है वो। तो वो हीट आई कहाँ से? वो हीट आई कहाँ से? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपन चूने में जैसे अपन पानी का मोटर मिलाते हैं तो उसमें से क्या हो कि एक केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होने पर उसमें से क्या निकलती है? हीट रिलीज होती है, इसलिए उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब उसके कई एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो अपन नेचुरल गैस यूज़ करते हैं अपन अपने सिलेंडर्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है? मेथन गैस होती है। मेथन गैस ऑक्सीजन की प्रोसेस में बर्न होती है, और बर्न होने के बाद क्या बनाती है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O वाटर वेपर्स के रूप में बनती है और हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। इस ये रिएक्शन भी किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। रेस्पिरेशन, अपन जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके अंदर भी क्या है? वो भी रिएक्शन किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब अपन फूड खाते हैं, फूड को अपन ने खाया तो क्या होता है? ऑक्सीजन अपन लेते हैं, तो जो फूड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद CO2, H2O और एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। भाई अपन भोजन करते हैं, फूड खाया तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से अपन पूरा काम करते हैं, तो वो भी किसका काम है? रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन।